क्या नोएडा के बार में बाउंसर्स की जगह अपराधी रखे गए हैं? अगर विवाद हुआ तो पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? बार के स्टाफ और बाउंसर्स ने मारपीट क्यों शुरू कर दी? और पुलिस मॉल के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब खाकी को देना है। यह पहली दफा नहीं है जब गार्डन गैलेरिया मॉल में बने लास्ट लेमन बार और पब में हिंसक घटना हुई हो। इससे पहले भी मारपीट की घटनाएं कई बार सामने आई। पुलिस हर बार लकीर पीटती रह जाती है। अगर सभी बार और पब संचालकों को पुलिस का भय होता तो ऐसी घटना फिर ना होती और ब्रिजेश राय आज अपने परिवार के बीच जिंदा होता। पार्टी में बवाल, बाउंसरों का हाहाकार। हाई प्रोफाइल मॉल में हत्या कैसे? ब्रिजेश की मौत के कितने गुनहगार? द लॉस्ट लेमन बार का सच क्या? बड़ी बड़ी इमारतों के बीच गार्डन गैलेरिया मॉल में बना द लॉस्ट लेमन बार दरवाजा बंद कर दिया गया है क्योंकि यहां सोमवार रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा द लॉस्ट लेमन बार और उसके अंदर हुई वारदात का सच बेहद खौफनाक और डरावना है। लोग मौज मस्ती के लिए यहां अक्सर आते हैं, जमकर पार्टी करते हैं, तेज म्यूजिक की थाप पर थिरकते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहां रात जैसे जैसे गहराती जाती है वैसे वैसे शराब का नशा भी सिर चढ़कर बोलता है। बताएंगे कैसे? गार्डन गैलेरिया क्या ये वही रेस्टोरेंट है जहां पर कल रात सबसे दुखद और यूं कहें कि दुर्दांत घटना घटी है, लॉस्ट लेमन्स। ये वही रेस्टोरेंट है जहां पर दरअसल कुछ लोग रात को पार्टी कर रहे थे और इस पार्टी के दौरान दरअसल शख्स ने दावा किया कि उसने और उसके साथियों ने 8 ही बियर कंज्यूम किया है, जबकि रेस्टोरेंट का दावा था कि उसने 9 बियर कंज्यूम किया है और 9 बियर के हिसाब से उसे पेमेंट करना पड़ेगा। लिहाजा दरअसल 1 बियर की बोतल के लिए यहाँ पर लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई तब जबकि इस रेस्टोरेंट के बाउंसर्स ने उसे बुरी तरह से मारा और इतना मारा कि उस शख्स की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि ये व्हीकल कंपनी में काम करने वाला एक शख्स था जो कि यहाँ पर अपने साथियों के साथ पार्टी के लिए आया था और तब यहाँ पर इस खूनी झड़प के साथ उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। सब कुछ इस सीसीटीवी के जरिए लोकेट किया गया। आप देख रहे हैं यहाँ एक सीसीटीवी लगा हुआ है, इसके अलावा भीतर भी सीसीटीवी है। पुलिस ने सारे फुटेज अपने कैप्चर में ले लिए हैं, अपने कब्जे में ले लिए हैं। इस रेस्टोरेंट को सील किया गया है और जो शख्स इस घटना का शिकार हुआ उसका दरअसल पोस्टमार्टम किया जा रहा है। यह सनसनीखेज वारदात नोएडा के थाना सेक्टर 39 में स्थित गार्डन गैलेरिया मॉल के द लॉस्ट लेमन बार एंड रेस्टोरेंट में घटी है। यहां पर देर रात पार्टी करने आए 35 साल के ब्रिजेश राय और बार स्टाफ के बीच विवाद शुरू हो गया। रात तकरीबन 11 बजे थे जब ब्रिजेश और बार स्टाफ के बीच कहासुनी अचानक तीखी हो गई और मौके की नजाकत को देखते हुए बाउंसर बीच बचाव में आ गए। विवाद बढ़ता देख इस बीच बार के बाउंसरों ने ब्रिजेश पर ताबड़तोड़ लात घूंसों की बरसात कर दी जिससे ब्रिजेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नोएडा के गैलेरिया मॉल में लॉस्ट लेमन्स नाम का ये पब मेरे पीछे, जहां पर बीती रात एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोप है इस बार के कर्मचारियों पर जिन्होंने पैसों को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद उस युवक के साथ मारपीट की। मारपीट में वो शख्स बुरी तरीके से घायल हुआ और उसके बाद जब अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ब्रिजेश राय नाम था और एक ई रिक्शा बनाने वाली कंपनी में ये काम करता था। कंपनी की ओर से यहाँ पर पार्टी रखी गई थी, लेकिन उसके बाद विवाद होता है पार्टी के बीचों बीच पैसों को लेकर। संभवतः ये विवाद था जो जानकारी सामने आ रही है
उसके बाद ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बार के कर्मचारियों और बाउंसर्स ने हाथापाई की, जमकर मारपीट की और इतनी मारपीट की कि वो शख्स अधमरा हो गया। ब्रिजेश नाम का ये शख्स जो कि बिहार के छपरा का रहने वाला है, अधमरा हो गया। और उसके बाद जब उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। नोएडा एक बड़ा शहर, दिल्ली से लगता हुआ शहर, हाईटेक सिटी, औद्योगिक विकास यहाँ से रफ्तार पकड़ती है, लेकिन यहाँ पर जब मॉल कल्चर में पार्टी करते हुए एक शख्स को इस तरीके से मारा पीटा जाता है, इसको लेकर तमाम सवाल हैं। हालांकि 8 लोगों को यहाँ से हिरासत में लिया है पुलिस ने, जांच चल रही है और ये साफ तौर पर पुलिस की ओर से कहा गया है कि दोषी कोई भी हो उससे बख्शा नहीं जाएगा। हाई प्रोफाइल मॉल के द लॉस्ट लेमन बार में हुई खौफनाक वारदात की सूचना जैसे ही पुलिस के आला अधिकारियों को हुई तो हड़कंप मच गया। आनंद फानल में मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने द लॉस्ट लेमन बार के सीसीटीवी को खंगाला और मारपीट करने वाले बाउंसरों को हिरासत में ले लिया। देखिए, सेक्टर 39 थाना क्षेत्र अंतर्गत गार्डन गिरिया मॉल है। उस मॉल में एक बार है जिसका नाम लॉस्ट लेमन है। वहाँ पे कल रात्रि कुछ लोग पार्टी करने गए थे। लगभग 11 बजे के आसपास पार्टी करने वालों और जो रेस्टोरेंट के स्टाफ थे उनके बीच में पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट हुई, झगड़ा हुआ। और उसके बाद उसमें से उस मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी। उसको वहाँ से उनके साथियों ने तत्काल हॉस्पिटल लेकर के एडमिट कराया। वहाँ पे जब पहुँचे उसके बाद उनकी मौत हो गई। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोगों ने इसमें तत्काल उसमें एफआईआर पंजीकृत की है और पंजीकृत करने के बाद उसमें जो बाहर के जो जितने लोग हैं सबको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। हमारे पास सारा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें 8 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और सभी के खिलाफ इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसमें जो भी फाइंडिंग्स हमारी होगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने द लॉस्ट लेमन को सील कर दिया है। मारपीट करने के आरोप में 8 बाउंसरों को हिरासत में लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये एक समूचा खूनी खेल इस तरह के रेस्टोरेंट में चला, जहां पर बाउंसर कातिलाना हमला करते हैं, जहां पर बाउंसर कुछ इस तरह से अपने कंज्यूमर पर, अपने कस्टमर पे टूट पड़ते हैं कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़े चैलेंज इस तरह के रेस्टोरेंट, इस तरह के बाउंसर बने हुए हैं जो किसी भी शख्स की जान ले सकते हैं, कभी भी कानून को अपने हाथों में ले सकते हैं। और इस तरह से ये घटना बतलाती है कि दरअसल नोएडा में चल रहे इस तरह के रेस्टोरेंट जहाँ पर खूनी बाउंसर रखे गए हैं वो कभी भी किसी की जान के लिए खतरा बन सकते हैं। अब जबकि पुलिस समूचे मामले की तहकीकात कर रही है, साथ ही ये देखा जा रहा है कि उस शख्स की मृत्यु आखिर हुई कैसे, किस तरह से उसे बुरी तरह पीटा गया, कितने वाइटल ऑर्गन्स उसके डैमेज हुए जिसके चलते उसकी मौत हुई। ये तमाम तफ्तीश अभी पुलिस कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के लिए निकाला गया है, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ऐसे में ब्रिजेश की पत्नी सवाल पूछ रही है कि आखिर हाई प्रोफाइल मॉल में किसी की भी मौत कैसे हो सकती है। अपनी कहानी बता रहे, सब यही बोल रहे हैं कि झड़प हुई थी, मारपीट हो गई। बट मेरा सवाल ये है कि मारपीट में क्या कोई किसी को इतना मार सकता है कि वो मर जाए, और जो उनके साथ बाकी के 6 लोग हैं वो खड़े होकर देख रहे हैं कि ये आदमी मर रहा है और किसी ने उनको बचाने की कोशिश नहीं की। मुझे जानना है कि आखिर में हुआ क्या था मेरे हस्बैंड के साथ, और अगर किसी ने उन्हें मारकर इस तरह से उन्हें मौत दे दी तो मुझे इंसाफ चाहिए बस। और सवाल ये भी कि जिस तरह से द लॉस्ट लेमन बार के बाउंसरों ने ब्रिजेश राय पर कातिलाना हमला किया, ऐसे बाउंसरों को मारपीट का अधिकार किसने दिया? ब्रिजेश राय का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने ज्यादा बल के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्या आवाज उठाने पर किसी की आवाज इस तरह से खामोश कर दी जाएगी? अभी तो पुलिस अधिकारियों का यही कहना है कि जो युवक ब्रजेश, जिसकी उम्र 30 साल थी, मूल रूप से छपरा बिहार का रहने वाला था, उसकी पिटाई के कारण मौत हुई। जब उसको अस्पताल में भर्ती करने के लिए ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मॉल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर जो भी बाउंसर हैं वो बाउंसर किस हद तक जा सकते हैं पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर, फिलहाल पूरे मामले को लेकर जाँच जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। नोएडा के लॉस्ट लेमन की कहानी तो आपने देख ली। अब आपको गोरखपुर में एक तरफा प्यार में पड़े सिरफिरे आशिक की कहानी बताते हैं। सिरफिरे आशिक को लड़की का इनकार करना इतना नागवार गुजरा कि उसने धारदार हथियार से लड़की और उसके माता पिता की हत्या कर डाली और खुद पुलिस के सामने जा पहुंचा। लेकिन जब पुलिस आरोपी को लेकर हथियार बरामद करने पहुंची तो उसने
पुलिस की पिस्टल छीनकर पुलिस पर ही फायर कर दिया और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। देखिए सिरफिरे आशिक की कहानी। गोरखपुर में सोमवार की रात खोराबार इलाके के रायगंज में एक युवक ने एक परिवार के 3 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी आलोक पासवान परिवार की लड़की से एक तरफा प्रेम करता था और लड़की के इनकार से गुस्साए आलोक ने लड़की और उसके माता पिता पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। जी, इसमें रात्रि में अभियुक्त को पुलिस आला कत्ल बरामदगी के लिए ले गई थी, जहां पर कि इसने पुलिस का शस्त्र छीनकर फायर किया पुलिस पर। जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लगी है और इसे अभी ऑपरेशन के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ले जाया जा रहा है। ऑपरेशन के पश्चात जो भी स्थिति होती है उसके बाद में इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। ऐसा अभी तक कोई पुराना आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस इसमें सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। इसमें जो युवक है और जो मृतका युवती है उसके बीच में कुछ प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही थी, जिसको कि युवती ने इनकार कर दिया था इस युवक को। इसी बात से नाराज़ होकर इसने ये घटना कारित की और इसके बाद इससे गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद इसने पुलिस पर भी हमला करने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसको गोली से लगी और अभी ये इलाजरत है। हैरत की बात यह है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और हत्या की जानकारी दी। पुलिस गिरफ्तार आरोपी को हथियार बरामदगी के लिए मौके पर ले गई थी। उसी समय आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया। जी, इसमें रात्रि में अभियुक्त को पुलिस आला कत्ल बरामदगी के लिए ले गई थी, जहां पर कि इसने पुलिस का शस्त्र छीनकर फायर किया पुलिस पर। जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लगी है और इसे अभी ऑपरेशन के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ले जाया जा रहा है। ऑपरेशन के पश्चात जो भी स्थिति होती है उसके बाद में इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के इस गुनाह ने सबको हैरत में डाल दिया है, जिसने खुद ही पुलिस को मामले की जानकारी दी और फिर खुद ही भागने की कोशिश भी करने लगा। बहरहाल घायल आरोपी अस्पताल में भर्ती है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपनी एक तरफा मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए गोरखपुर के सिरफिरे आशिक ने जो किया उसे सुनकर लोग हैरान है। कहा तो ये जाता है कि सच्चे प्यार को पाने के लिए आशिक अपनी जान तक दे देते हैं, लेकिन इस सिरफिरे ने लड़की के इनकार की सजा उसके साथ उसके माता पिता को भी मौत के घाट उतार कर दी। फिलहाल अभी आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार है और पुलिस अब इस घटना में उसका साथ देने वाले लोगों की भी तलाश कर रही है। जर्नलिस्ट रिपोर्ट साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। एक तरफ सरफरा आशिक तो दूसरी तरफ लुटेरी दुल्हन। अगर आप शादी का इरादा कर रहे हैं तो आप हो जाइए सावधान, क्योंकि लुटेरी दुल्हन आपको भी बना सकती है अपना शिकार। ताज नगरी आगरा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि इन दिनों लुटेरी दुल्हन का गैंग सक्रिय है और वो पहले भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, 7 जन्म साथ रहने के हसीन सपने दिखाते हैं, जीने और मरने की कस्में खाते और फिर लड़के वालों को चूना लगाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। देखिए। जन्म साथ रहने की कस्में खाई, फिर अरमानों पर फेर दिया पानी। नकली रिश्तेदार और लुटेरी दुल्हन। लुटेरी दुल्हनों के किस्से आपने फिल्मों और सीरियल में काफी देखे होंगे, लेकिन आज लुटेरी दुल्हन का जो किस्सा हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ताज नगरी आगरा के थाना एतमाउद्दौला में अलीगढ़ के रहने वाले मोहन ने अलीगढ़ के वीरपाल, संजय और बंटी के जरिए 1 लाख रुपए देकर रिश्ता तय करवाया था।
तीनों आरोपियों के साथ शीतल नाम की महिला ने बनारस की रहने वाली पूजा शर्मा से मिलवाया था। युवती को गरीब बताकर उसकी शादी अलीगढ़ के रहने वाले मोहन से तय करवा दी। 24 अप्रैल को होटल के हॉल में दोनों की शादी भी हो गई। रात 11:30 बजे फेरों की रस्म भी हुई। दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में भी खाई। सब कुछ ठीक ठाक रहा। अगले दिन शादी को कानूनी मान्यता देने के लिए मोहन अपनी पत्नी पूजा शर्मा के साथ अलीगढ़ कोर्ट पहुंचा। यहां लिखा पढ़ी का दौर चल रहा था। तभी नई नवेली दुल्हन पूजा शर्मा ने अचानक टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और जब काफी देर तक पूजा वापस नहीं लौटी तो परिवार के लोग वॉशरूम की तरफ पहुंचे। लेकिन तब तक पूजा मोहन के परिवार को चकमा देकर चंपत हो गई थी। मोहन और उसके परिजनों ने पूजा को फोन किया तो नंबर स्विच ऑफ आया। काफी खोजबीन के बाद जब पूजा नहीं मिली तब मोहन और उसके परिवार को एहसास हो चुका था कि वो पूजा धोखा देकर जा चुकी है। 24 तारीख को शादी हुई और मतलब बंटी, संजय और वीरपाल। कहाँ पे हुई शादी? एक लेडी शीतल लेडी। कहाँ पे शादी हुई? या हॉल में हुई थी। कौन सा होटल है? त्यागराज के हॉल में? हाँ, त्यागराज के हॉल में। हाँ। अच्छा, अब क्या हुआ उसके बाद फिर? शादी हो गई। रात को बढ़िया 3 बजे अपने गांव चले गए। गांव जाके फिर सवेरे अपने अलीगढ़ कोर्ट में आए। कोर्ट में आके लिखा पढ़ी हुई। फिर लिखा पढ़ी के अलावा मतलब वो पेशाब करने के मुड़े ते ही निकल आई। महिला जो आपकी पत्नी थी? हाँ, बाहर निकल आई। बाहर निकल आई। उसके बाद फिर माँ ढूंढा खकोरी करी, वहाँ नहीं पाई। फिर हमने बंटी से फोन किया तो इन्होंने बोला कि आप अपने 7 बजे पैसे ले जाना। अब यहाँ पर कब से आप? अब हम रात से पड़े हैं। रात से पड़े हैं? हाँ। पुलिस को सूचना दी आपने? नहीं दिया। कर रहे हैं पुलिस को? अब कर रहे हैं। 112। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और लुटेरी दुल्हन की तलाश तेज कर दी है। साथ ही पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लुटेरी दुल्हन गैंग ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। क्राइम कंट्रोल के लिए आगरा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज स्टेट। मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल चोर गिरोह सक्रिय था। लिहाजा पुलिस ने एसओजी की मदद ली और पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया और मोबाइल चोरों को दबोच लिया। लेकिन जब पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट और स्नीचिंग का जो सामान बरामद किया उसे देखकर कानून के रखवाले भी दंग रह गए। एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 2 करोड़ से ज्यादा रुपए के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। गिरफ्त में मोबाइल चोर। करोड़ों के फोन और लैपटॉप। महंगी शराब और हथियार। बरामदगी देख पुलिस भी हैरान। डिब्बों में बंद 2000 और 500 के नोट, तमंचे, रिवॉल्वर और गोलियां, विदेशी शराब की बोतलें, महंगे से महंगे मोबाइल और लैपटॉप। पुलिस की गिरफ्त में सिर झुकाए अभियुक्तों की जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कोई मामूली बदमाश नहीं बल्कि लूट गिरोह के वो शातिर हैं जिनकी तलाश पुलिस को काफी समय से थी। मेरठ के देहली गेट पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और इनामी समेत करीब 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
जिनके पास से बरामद हुए सामान को देखकर पुलिस भी चौंक गई। आरोपियों के पास से करीब 2 करोड़ रुपए के 207 मोबाइल और लैपटॉप, 3.5 लाख रुपए नगद, 1.5 लाख रुपए की विदेशी शराब, कार, 4 बाइक, पिस्टल, 3 तमंचे और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जो भी यहाँ मोबाइल स्नैचिंग होती है, मेरठ ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों में, यहाँ तक कि मथुरा या जहाँ भी कोई रैली लगती है, कोई मेला होता है, इसके लोग घूमते हैं और वहाँ से मोबाइल फ़ोन स्नैच करते हैं। ये पहले भी जेल जा चुका था, इसके बाद इसने अपना स्थान बदल दिया था, इसके ऊपर रजिस्टर लगा था जिसमें इसकी संपत्ति कुर्क की गई थी। अब ये दूसरे राज्य में शिफ्ट कर गया था, लेकिन ऑपरेशनल एरिया इसका मेरठ, NCR और मथुरा ये सारे ज़िले थे। इसके पास से 207 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं जिनकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है और इसमें 60 से अधिक संख्या में एप्पल के मोबाइल फ़ोन हैं। लैपटॉप भी इसके पास से बरामद हुआ है, 3.5 लाख रुपए मिले हैं और विदेशी महंगी शराबें भी इसके पास से 2.5-3 लाख रुपए की मिली है। और ये पूरा जो ऑपरेट करता है उसमें अपने लोगों को रखता है, नए लड़कों को, जिनके द्वारा स्नैचिंग कराता है और उनको पैसे तो देता ही है, साथ में बोनस भी देता है उनको, ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हो करके इस कार्य को करें। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है वाकई हैरान कर देने वाला है। आरोपी लूट के मोबाइल और लैपटॉप देश में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, दुबई समेत कई अन्य खाड़ी देशों में भी सप्लाई करते थे। यहाँ तक भी उसने किया कि अगर कोई पकड़ लिया जाता है तो उसको जेल से उसका जमानत कराने में, इन सब चीज़ों में भी आर्थिक सहायता करता है। बट अभी इनके 10 लोग हमारे गिरफ्त में हैं और इनकी भारी क्रिमिनल हिस्ट्री है, काफ़ी ढेर सारी क्रिमिनल हिस्ट्री है। जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं उनको स्कैन कराया जा रहा है और उसमें से करीब 8 मुकदमे लूट के यहाँ पे अभी तक मिले हैं। अभी बहुत कम समय हुआ है। जितने मोबाइल फ़ोन हैं कहीं ना कोई मामला दर्ज है, तो हम लोग, मुझे लगता है कि कम से कम 100 के आसपास इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री अलग से और आई। सर, ये एक बड़ा सप्लाई होती थी और किस तरीके से ये पूरा सिंडिकेट काम करता है? ये मोबाइल फ़ोन को, क्योंकि जानकार है और ये एक्सपर्ट आदमी है, तो ये मोबाइल फ़ोन को नहीं यूज़ करते हैं, ना ही बेचते हैं। उसके पार्ट्स अलग करते हैं और पार्ट्स को बेचते हैं। ये इसका एक साथी है जो कि मुंबई का है, वो भी आइडेंटिफाई हो चुका है और उसके माध्यम से ये खाड़ी देशों में भी इसके पार्ट्स भेजते हैं, साथ ही बांग्लादेश में भेजते हैं और वियतनाम में, जो भी हमारे बॉर्डरिंग जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी ये नदी के रास्तों से या बाहर समुद्र के रास्तों से इस तरह का भी चीज़ें इन्होंने किया है। ऐसा ये स्वीकार भी कर रहे हैं और एविडेंस भी है कि इतनी भारी मात्रा में मोबाइल फ़ोन मिला है। इसके पहले भी एक बार और पकड़ा गया था, तो भी इस भारी मात्रा में मोबाइल फ़ोन बरामद हुए थे। SSP प्रभाकर चौधरी के मुताबिक गिरोह का सरगना शरद गोस्वामी है और उसी के इशारे पर गिरोह के अन्य सदस्य हर दिन मोबाइल लूट और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे और अपने वाहनों से मेरठ पहुंचते थे। इसके बाद गैंग लीडर शरद, नदीम और महफूज को बुलाते थे, जिसके बाद वाहनों को बदलकर रुड़की के लिए चले जाते थे। ये दूसरे राज्य में, हरिद्वार में अपना बेस बना लिया था इसने, लेकिन पुलिस लगातार थी। 10,000 का इनामी अपराधी भी था, जो लूट की घटनाएं कुछ मोबाइल स्नैचिंग की हुई थी, इसमें इसका नाम प्रकाश में आया था। पिछले 2 महीने से 10,000 रुपीज़ का इनामी अपराधी था और इसके खिलाफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी है, घोषित अपराधी भी है। कोर्ट के द्वारा भी इसको 16 साल घोषित कर दिया गया। अभी तक सर कितना बड़ा ये सिंडिकेट है, किस तरीके से काम करता है, कहाँ किस शहर में, 10 टारगेट पर कौन? 10 लोगों को तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, उनको अरेस्ट किया गया है और सभी से बरामदगी हुई है। ये नए लड़कों को ज़्यादातर अपने जाल में फंसाता है, जो कुछ उसमें स्कूल गोइंग लड़के भी हैं और साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटा मोटा नशा करते हैं और उनको मुश्किल से 1500-2000 रुपये में जो एप्पल मोबाइल फ़ोन है 50,000 का, उससे लेता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको बोनस भी देता है ताकि वो और इसका काम चलाते रहें। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपाई है और अब इनके क्राइम की कुंडली खंगाली जा रही है। साथ ही एसओजी और पुलिस गिरोह के अन्य साथियों की तलाश में भी जुटी है ताकि उन्हें भी पकड़कर क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। क्राइम कंट्रोल के लिए मेरठ से सरफराज अहमद के साथ टीम न्यूज स्टेट। क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन हमारी आपसे अपील, सतर्क रहे, सावधान रहे, अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो संदिग्ध लगे, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पर दस्तक ना दे सके। नमस्कार।